इंस्टा मिलियन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो। जयंत की हालत जैसे ही खराब होने लगी थी कि इतने में पृथ्वीराज और लकी उसे बचाने के लिए वहां पर आ गए। लकी ने उन चारों से लड़ना शुरू कर दिया। हालांकि इस बार उसे लड़ने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने उन चारों को शांत करवा दिया। लेकिन जब वो लड़ रहा था तब उनमें से दो लोग राधिका को लेकर भाग गए। लकी उन्हें ढूंढने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। लकी ने जब वापस आकर बचे दो लोगों से पूछा तो वो उसके ऊपर हंसने लगे। उसकी हंसी सुनकर लकी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन एक औरत को लकी से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। साले हरामखोर, उस औरत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और अपने हाथ में एक चाकू लेते हुए वो भागते हुए उस आदमी की दिशा में बढ़ने लगी। उसने उस आदमी के सीने में चाकू घुसा दिया और उसके मुंह पर अपने हाथ से वार करने लगी। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और वो उस आदमी को मारती ही जा रही थी। लकी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही लकी ने आखिरकार उसे पीछे की ओर खींचा तो इतने में लकी ने देखा कि उस आदमी का चेहरा खून से सन उठा था और वो नीचे गिर गया। उस आदमी में कोई जान बाकी नहीं बची थी। अब जो अकेला बाकी रह गया, उसे भी लगा कि अगर उसे अपना मकसद पूरा करना था तो उसे इसके लिए अपनी जान देनी जरूरी थी। सो उसने भी अपने साथी की छाती में से चाकू निकाला और अपने सीने में भोंक दिया। वो दोनों वहीं मर गए। लकी ने जब ये देखा तो उसका दिमाग और खराब हो गया। उसे उन दोनों से राधिका के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लकी जिंदा होते हुए भी मरा हुआ महसूस कर रहा था। उधर पृथ्वीराज की आंखें भी आंसुओं से भर गई। जयंत, जो कि अभी तक ठीक लग रहा था, अचानक से उसकी हालत फिर से खराब होने लगी और उसकी सांस बचती हुई नजर नहीं आ रही थी। शबाना लकी के पास आई और उसकी तरफ दुख भरी नजरों से देखने लगी। थोड़ी देर ही बाद वहां पर पुलिस भी आ गई। उन्होंने जब ये सब देखा तो उनका भी दिमाग खराब हो गया। लकी, मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें राधिका की चिंता हो रही है ना? तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लाएंगे। उसे कोई नुकसान नहीं होने देंगे। मुझे पता है वो कहाँ होगी, पृथ्वीराज ने कहा। इधर जब पृथ्वीराज लकी को समझाने की कोशिश कर रहे थे तब उधर वो दो आदमी अपने काले लबादे में राधिका को लेकर नेपाल जाने के लिए रवाना हो गए। वो उसे पहाड़ों के रास्ते से ले जा रहे थे ताकि बीच में कोई उन्हें रोक ना सके। राधिका को अपने कंधे पर ले जाते हुए वो थक गए, लेकिन उन्हें उनका गांव बस पास ही नजर आने लगा। जल्द ही वो लोग अपने आश्रम पहुंच जाने वाले थे। उन दोनों को लकी की वजह से जो चोटें आई थी उसकी वजह से उनकी भी हालत खराब हो गई थी, लेकिन अब उनके पास में अपने आश्रम जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इधर मेहरा परिवार के घर में पृथ्वीराज ने लकी को राधिका के बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी पिछली जिंदगी के बारे में अब लकी को सब पता चल गया और उसे यह भी पता चल गया कि वो इस वक्त काठमांडू के पास में एक गांव में थी। उसे बचाने के लिए लकी वहां जाना चाहता था। वक्त बीतता जा रहा था। लकी बिना देर किए अपनी जगह से खड़ा हुआ और नेपाल जाने की तैयारी करने लगा। वो अपने साथ उस पेंडेंट को भी ले जाने वाला था। पृथ्वीराज उसके साथ में अपने और कुछ लोगों को भी भेजना चाहते थे, लेकिन लकी ने उन्हें अपने साथ लाने से मना कर दिया। वहां जाने का सफर अपने आप में काफी खतरनाक था। इसके अलावा वो जब तक आते तब तक काफी देर हो जाती। लकी किसी का एहसान नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो खुद ही निकल गया। इधर जब लकी यहाँ से निकला तो उधर वो दोनों आदमी राधिका को लेकर बिरधारी समुदाय के आश्रम में पहुंच गए। लेकिन जब उनके गुरु ने उन दोनों से वहां क्या हुआ वो सब सुना तो वो खुश नजर नहीं आ रहे थे। तो मतलब भीखू और भीरू अभी भी मेहरा परिवार के हाथों में है? गुरु ने उन दोनों से पूछा। हाँ गुरुजी, असल में उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि या तो हम उन दोनों को लेकर आ सकते थे या फिर राधिका को। वो दोनों जमीन पर गिरे गए थे और उन्हें बहुत चोट आई थी, लेकिन किसी लकी नाम के आदमी ने उन दोनों को बहुत मारा। हमने कोशिश की थी कि उन्हें वापस ले आए, लेकिन ऐसा हो ना सका, उन दोनों ने अपनी तरफ से कहा। उनके हिसाब से राधिका को यहाँ से ले आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने उन दो साथियों के बारे में नहीं सोचा। उनके गुरु इस बात से नाराज थे। वो अपनी जगह से खड़े हुए और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, तुम दोनों से इतना छोटा सा मसला हल नहीं हो पाया। तुम अपने भाइयों को छोड़कर वहां से भाग आए और यहां आकर
मुझे अपना चेहरा दिखा रहे हो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। ये सुनते ही उन दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। वो बस हाथ जोड़कर अपने गुरु के सामने सिर झुकाए खड़े थे। इतने में गुरु को ना जाने क्या सूझा और उन्होंने उन दोनों को जान से मार दिया। वो दोनों फर्श पर लुढ़क गए। उन दोनों के शरीर को घसीटकर बाहर निकलवा दिया था। रात हो चुकी थी और उनके आश्रम में नगाड़ों के बजने की आवाज आने लगी। वहीं चौराहे पर एक बड़े से खंबे पर एक लड़की बंधी हुई थी। आग के इतना पास होने की वजह से उस लड़की की चमड़ी का रंग बदल चुका था। उसकी आंखें खुल गई और वो इधर से उधर देखी जा रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो थी कहाँ। उसे बहुत दर्द हो रहा था और वो बंधे होने की वजह से हिल भी नहीं पा रही थी। देवी बाकी लड़कियों से कितनी अलग है ना। इतने में उस गुरु ने नीचे खड़े हुए लोगों की तरफ देखते हुए कहा, हमारे देवता कितने सालों से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। हमारे श्रावक कितने सालों से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आज की हमारी बलि पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम सभी आजाद हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी हमें। हमारा ईश्वर हमें हर मुसीबत से छुटकारा दे देगा और बिरधारी समुदाय पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसके साथ ही उस ढोल की आवाज और तेज होने लगी और ढोल के आसपास जो लोग खड़े थे और वो और तेजी से नाचने लगे। बस 15 मिनट और उसके बाद हम बलि चढ़ाएंगे, उस सफेद दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। दो लोग उस खंबे के पास में आकर खड़े हो गए जिससे वो लड़की बंधी हुई थी। उन दोनों ने ही काले कपड़े पहन रखे थे और उनके हाथ में मशालें थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राधिका ही थी। वो दोनों ही राधिका के पास में आकर खड़े हो गए। राधिका को अचानक से किसी चीज का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वो आजाद होने के लिए कसमसाने लगी, लेकिन उसका हर एक प्रयास बेकार जा रहा था। वो समझ गई थी कि उसकी जिंदगी में अब ज्यादा देर नहीं बचा था। वो बहुत जल्द ही इस दुनिया से चली जाने वाली थी। इन लोगों ने उससे झूठ बोला था कि उसकी माँ उसका यहाँ इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखों के सामने लकी, उसकी माँ और पृथ्वीराज का चेहरा घूमता। वो उन्हें याद करते रहती। ऐसे हालातों में उन लोगों के लिए उसका प्यार और ज्यादा बढ़ गया। लकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हम अगले जन्म में फिर से एक दूसरे के साथ रह पाएंगे ना? राधिका ने अचानक से कहा। उसकी आवाज में किसी तरह का डर या दुख तो दिख नहीं रहा था, बल्कि वो ये बहुत ही प्यार से कह रही थी। लकी, तुम सुन रहे हो ना? तुम मेरी बात सुन पा रहे हो ना? राधिका ने कहा। वो अपनी पूरी जान लगाकर ये बात कहे जा रही थी। उसकी अपनी आंखें बंद होने लगी थी और वो रो रही थी। वो लकी को कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। तुम रो रही हो? हम अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम जब बुलाओगी मैं तब तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। इतने में राधिका के कानों में किसी की आवाज आई। उस आवाज में बहुत चमक थी और जैसे ही राधिका ने उस आवाज को सुना तो वो इधर उधर देखने लगी और उसने देखा कि लकी ना जाने कहां से उसकी आंखों के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें उसे देखते ही नम हो गई और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी। लकी! राधिका ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी सब्र का बांध अब टूट गया था और वो फूट फूट कर रो रही थी। फिर रोते रोते वो अचानक से खुश हो गई और हंसने लगी। लकी उसे बचाने के लिए आ गया था। लकी, तुम सही टाइम पे आ गए। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, राधिका ने कहा। पागल हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? जब तक हमारे 10-12 बच्चे नहीं हो जाते तब तक तो हम दोनों इस धरती को छोड़कर नहीं जाने वाले, लकी ने कहा। सच में लकी, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि ऐसा ही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ लकी, राधिका ने कहा। उसका गला फिर से आंसुओं से भरा है था। उन्हें उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जो उनके आसपास खड़े थे। नगाड़ा बजाने वाले ने भी नगाड़ा बजाना बंद कर दिया था और वो उन दोनों प्रेमियों को एक दूसरे से बात करते हुए देख रहे थे। बदतमीज, कौन है ये हमारे ईश्वर का अपमान कर रहा है, इतने में उस बूढ़े आदमी ने कहा। उसे लकी को वहां देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बलि के दौरान किसी को बीच में नहीं आने दे सकता था, इसलिए वो दौड़ते हुए लकी की दिशा में आगे बढ़ने लगा। वो लकी के पास में आया और उसके पेट में लात मारने के लिए अपना पैर उठा दिया, लेकिन लकी ने उसका पैर बीच में ही पकड़ लिया। ये देखकर वो घबरा गया। वो बिरधारी समुदाय का गुरु था। आज तक किसी की भी उसके सामने आंख उठाने तक की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन ये आदमी
या उसका पैर पकड़ कर खड़ा था। लेकिन लकी ने उस आदमी की उम्र का लिहाज किया और उसका पैर नीचे रख दिया। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो बूढ़ा भी समझ गया कि लकी कोई कमजोर इंसान नहीं था। तुम भारत से हो? उसने लकी की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, लकी ने जवाब दिया। उस आदमी की शक्ल देखकर लकी को काफी अजीब लग रहा था। उसकी आंखें हरे रंग की थी। लकी ने कभी हरे रंग की आंखों वाला आदमी नहीं देखा था। यह सुनते ही उस बूढ़े को फिर से गुस्सा आया और उसने लकी को मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया। वो उसे मुक्का मारने ही वाला था कि लकी ने उसे भी रोक दिया। हालांकि उस बूढ़े ने उन चारों में से ज्यादा ताकत थी, लेकिन लकी भी राधिका को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो उस आदमी पर वार किए जा रहा था, लेकिन वो अब तक जितने भी दुश्मन थे उनमें सबसे खतरनाक था। वो लकी के हाथ नहीं आ रहा था और उसके हर वार से बचता जा रहा था। राधिका को लकी की बहुत चिंता हो रही थी। वो बस बिना पलक झपकाए लकी की ओर देख रही थी। उसने आज से पहले लकी को कभी इतना कमजोर होते हुए नहीं देखा। वो अपने पैर चलाता कभी तो कभी अपने हाथ, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसके हाथ आने का नाम ही नहीं ले रहा था। लकी थक रहा था। इधर उस बूढ़े की नजर जब आसमान की तरफ गई तो उसने पाया कि चांद के ऊपर से बादल छंट गए थे और अब चांद साफ नजर आने लगा। ये बलि चढ़ाने का सही वक्त था। वो लकी से दूर हुआ और वो दो लोग जो राधिका के पास में खड़े थे उसने उनसे कहा, जलाओ। ये सुनते ही वो दोनों अपनी मशाले लेकर राधिका के पैरों में जो लकड़ी पड़ी थी उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगे। नहीं नहीं, राधिका पागलों की तरह वहां से छूटने की कोशिश कर रही थी। इधर लकी का ध्यान भी उस बूढ़े से हटकर अब उन दोनों के ऊपर चला गया जो उन लकड़ियों में आग लगाने आ रहे थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लकी राधिका की बलि चढ़ने से बचा पाएगा, या उसकी बलि चढ़ जाएगी और वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस चैनल पे डेली वीडियो अपलोड होगा, प्लीज लाइक और सभी चैनल